हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे संसद के बारे में। तो जब हम संसद के बारे में शुरू किए थे पढ़ना, तो संसद जो है वो हमारा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 29 में है। ठीक, उसके बाद देखिए, संसद को मैंने आपको बताया था कि संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन? तो एक हम लोगों ने पढ़ा था राज्यसभा, दूसरा मैंने आपको बताया था लोकसभा। क्या बताया था? लोकसभा। और एक बताया था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 3 अंग बताया था। तो राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। तो देखिए, लोकसभा क्या होता है। तो लोकसभा के बारे में अगर हम सबसे पहले देखें तो लोकसभा का एक और नाम है। क्या नाम है वो? तो लोकसभा का एक और नाम है हाउस ऑफ पीपुल। क्या है? हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा का एक और नाम है हाउस ऑफ पीपल। जो लोकसभा है, कल मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, यानी कि अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस कहते हैं। अब देखिए, जो लोकसभा है इसका गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का गठन के बारे में अगर हम देखें तो लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल। कितना? 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। 17 अप्रैल अप्रैल 1952 को क्या हुआ था? लोकसभा का गठन हुआ था। गठन हुआ था लोकसभा का। अब ये गठन हो गया, लोकसभा का क्या हो गया? गठन हो गया। तो लोकसभा का गठन हो गया तो अब बैठक होगा। तो लोकसभा में पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके? फर्स्ट बैठक। फर्स्ट बैठक कब हुई थी? लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो लोकसभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952। 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? अगर आपको इतना पॉइंट समझ में आया तो आप देखिए, अब आगे समझते हैं। ये जो लोकसभा है इसके एमपी जो होते हैं, कौन होते हैं? एमपी, यानी कि लोकसभा के। तो लोकसभा के एमपी जो होते हैं इनको चुनती है, मतलब इनका चुनाव होता है। कैसा होता है? लोकसभा के एमपी का निर्वाचन होता है। मंत्री कहिए, एमपी कहिए, इनका निर्वाचन होता है। तो ये निर्वाचन होता कैसे है? तो इनका जो निर्वाचन होता है ये कैसा निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन कहने का मतलब कि जनता डायरेक्ट चुनती है। जनता डायरेक्ट चुनती है। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है? जनता डायरेक्ट चुनती है। और इसमें जो चुनाव होता है तो इसमें जीतता कौन है? पीएम किसको बनाया जाता है? तो वही, मतलब इसमें वही पार्टी जीतती है जो एमपी का निर्वाचन होता है। जनता चुनती है, जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है। इसमें क्या? तो पोल सिस्टम जो होता है, तो इसमें विजेता वो होता है। तो विजेता का निर्धारण कैसे होता है? फर्स्ट पास द पोल सिस्टम। जो हमारा पोल सिस्टम होता है उसका जो पहले पे आता है, पोल सिस्टम के पहले पे आता है, वही क्या होता है? वही इसका विजेता होता है। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया कि एमपी का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है? चुनता कौन है? जनता चुनती है। अब देखिए, जो ये एमपी है, एमपी बनने की मिनिमम एज कितना है? मिनिमम अगर एज की हम बात करें, कितना मिनिमम एज की बात करें कि एमपी बनने के मिनिमम एज कितना है, तो एमपी बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 25 वर्ष। यानी कि 25 वर्ष में आप एमपी, लोकसभा में एमपी बन सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में कितने साल में एमपी बन सकते हैं? तो 30 साल में एमपी बन सकते हैं। अब देखिए, क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? अब जो ये एमपी होते हैं तो लोकसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं? अगर हम इनके बारे में बात करें, लोकसभा के टोटल मेंबर के बारे में बात करें, किसके? टोटल मेंबर के बारे में अगर हम बात करें, टोटल मेंबर्स के बारे में बात करें तो टोटल मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो टोटल मेंबर 552 हो सकते हैं। 552 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में है कितने? अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 543 है। 545 पहले थे। पहले ऐसे समझिए, पहले कितने थे? 545। लेकिन 104वां संविधान संशोधन किया गया। कितने कम हो गए? 2 कम हो गए। 2 कम हुए। पहले 545, टोटल जो है वो 552 हो सकते हैं। पहले थे 545, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 543। तो ये जो 2 कम हुए हैं, तो ये कौन सा सीट कम हुआ है? एंग्लो इंडियन का सीट कम हुआ है। एंग्लो इंडियन जो है इसे हटा दिया गया। अब कैसे हटाया गया? तो 104वां संविधान संशोधन किया गया। संशोधन किया गया। कब किया गया? तो 2019 में किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। इसके माध्यम से जो एंग्लो इंडियन है इसको 25 जनवरी 2020 को हटा दिया गया। 2 सीट जो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व था, तो 25 जनवरी 2020 को हटा दिया गया। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया
कि टोटल मेंबर 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं 543। पहले 545 थे तो 2 को हटा दिया गया। जो 2 कौन थे, तो एंग्लो इंडियन का जो रिजर्व सीट था उन्हें हटा दिया गया। किसके माध्यम से, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से हटा दिया गया। कब हटाया गया, तो 25 जनवरी 2020 को हटा दिया। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया। अब देखिए, अगर हम आगे इसके बात करें तो ये जो मेंबर होते हैं, तो सर्वाधिक मेंबर किस राज्य के हैं, सर्वाधिक मेंबर, मैक्सिमम मेंबर किस राज्य के हैं, सर्वाधिक मेंबर, सर्वाधिक सदस्य के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक सदस्य किस राज्य में, तो सर्वाधिक सदस्य जो है यूपी का है। कितना, किसका, यूपी का। कितने मेंबर है, 31 मेंबर है। 31, माफ कीजिएगा, ये राज्यसभा की गलती से निकल गया। कितने मेंबर है, तो 80 मेंबर है। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य यूपी के हैं। कितने सदस्य हैं, 80 सदस्य हैं। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया सदस्य के बारे में। अगर हम आगे अब बात करें तो इनके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो सदस्य हो गए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एमपी निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अगर हम इसका कार्यकाल के बारे में बात करें, कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष। अब देखिए, ये जो है लोकसभा, इसका विघटन भी हो सकता है कि क्या हो सकता है, इसका विघटन हो सकता है। 5 साल से पहले भी इसका विघटन हो सकता है। अब मैंने आपको पहले भी जब पीएम के बारे में पढ़ा रहा था तभी बता था कि अगर पीएम की मृत्यु हो जाए या पीएम रिजाइन दे दे या अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया जाए तो क्या होता है, पूरा लोकसभा भंग हो जाता है, पूरा मंत्री परिषद जो है भंग हो जाता है। तो देखिए, इसका विघटन हो सकता है। और अगर मान जाइए कि देश में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपात लगने के समय पर यह कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो लिखिए, राष्ट्रीय आपात के दौरान कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है, एक बार में बढ़ाया जा सकता है। क्या आप समझ पाए। आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि कार्यकाल जो है 5 वर्ष, ये राष्ट्रीय आपात के दौरान 1 वर्ष के लिए एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया। अब देखिए, अगर हम आगे अब बात करें तो ये जो लोकसभा है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। हम लोकसभा के अब हेड के बारे में बात करते हैं। देखिए, हेड के बारे में, लोकसभा के हेड कौन होते हैं, तो हेड जो इसके होते हैं कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। स्पीकर जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं। अगर हम स्पीकर के बारे में बात करें तो स्पीकर की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 93 जो है इसमें स्पीकर की चर्चा की गई है। किसमें, आर्टिकल 93 में स्पीकर की चर्चा की गई। अब जो हमारे फर्स्ट स्पीकर यानी कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, ये एग्जाम में हरदम पूछता है, आपको भी पता होगा। तो लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन है, फर्स्ट स्पीकर, अगर हम फर्स्ट स्पीकर के बारे में बात करें तो वो कौन है, जीवी मावलंकर जी है। कौन, जीवी मावलंकर जी लोकसभा के पहले स्पीकर है। अब देखिए, वर्तमान में कौन है, ये वर्तमान वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो वर्तमान में अगर हम लोकसभा के स्पीकर के बारे में बात करें तो कौन है, तो ओम बिरला जी हैं जो हमारे वो लोकसभा के वर्तमान स्पीकर है। कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला जी जो हैं ये वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर है। ओम बिरला जी जो हैं वो हमारे वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर है। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया। इसी स्पीकर के बारे में 2 पॉइंट और है जो आप समझ लीजिए, जो एग्जाम में पूछता है। अगर आपसे पूछ ले कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कौन, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला स्पीकर, तो यहाँ पे लिखिए पहली महिला स्पीकर, फर्स्ट महिला स्पीकर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट महिला स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमार जी थी। कौन थी, मीरा कुमार। कुमार मतलब महिला है, इनके नाम से क्या मतलब है, मीरा कुमार जी पहली महिला थी जो स्पीकर बनी थी। किस लोकसभा की, तो 15वीं लोकसभा की यह स्पीकर थी। इसके बाद एक पॉइंट और पूछता है कि स्पीकर के तौर पर सर्वाधिक कार्यकाल किसका था। स्पीकर के तौर पर सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल या कहिए सर्वाधिक सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था स्पीकर के तौर पर। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ये कोई भी नहीं पढ़ता है लेकिन आप ध्यान में रखिए। ये जो नाम है बलराम जाखड़ा, क्या, बलराम जाखड़ा जी जो हैं, बलराम जाखड़ा जी, इनका लोकसभा स्पीकर के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल था। तो क्या आपको लोकसभा के बारे में इतना पॉइंट समझ में आया। अब देखिए, हमने किसके बारे में पढ़ लिया, तो देखिए हमने स्पीकर के बारे में पढ़ लिया कि कौन होते हैं इसके स्पीकर आर्टिकल 93 में। अब आर्टिकल 93 में ही किसके, लोकसभा के ड्यूटी स्पीकर की चर्चा है, डिप्टी स्पीकर की, किसकी, डिप्टी स्पीकर की। आर्टिकल 93 में लोकसभा के किसके बारे में चर्चा है, डिप्टी स्पीकर की चर्चा है।
अब देखिए ये आर्टिकल 93 में चर्चा है। तो अगर हम बात करें कि जैसे ये स्पीकर है, तो ये डेप्यूटी स्पीकर जो है, ये इन दोनों का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 93 में। अगर देखिए अब हम बात करें कि हमारे पहले पहले जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो कौन थे, फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बात करें तो कौन थे? तो अनंत सैनम अयंगर। अनंत सैनम अयंगर जो थे ये हमारे कौन थे? पहले डेप्यूटी स्पीकर थे। कौन थे? अनंत सैनम अयंगर। अनंत सैनम अयंगर जी जो थे ये हमारे कौन थे? तो पहले डेप्यूटी स्पीकर थे। तो क्या आपको डेप्यूटी स्पीकर का मतलब समझ में आया? जब अब स्पीकर नहीं होंगे तो लोकसभा में जो मीटिंग होगा उसके अध्यक्षता कौन करेंगे? तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। क्या आपको समझ में आया? लोकसभा में जब हमारे स्पीकर जी नहीं होंगे तो कौन अध्यक्षता करेगा? तब उस समय में डेप्यूटी स्पीकर अध्यक्षता करेंगे। इनके बारे में चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 93 में है। तो ये हमारे फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन है? अनंत सैनम अयंगर। और देखिए आपने एक नाम और सुना होगा, एक शब्द और सुना होगा, प्रोटेम स्पीकर। क्या सुना होगा? प्रोटेम स्पीकर। तो देखिए आप समझिए कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में अगर हम बात करें तो इसे जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त किए जाते हैं? ये नियुक्त किए जाते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इनको नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब एक पॉइंट समझिए कि आखिर ये नियुक्त होते क्यों हैं। तो मान जाइए कि नया लोकसभा का निर्माण हुआ, चुनाव हुआ, नया लोकसभा का निर्माण हुआ, ठीक। उस समय तो अभी अध्यक्ष लोकसभा द्वारा चुना नहीं गया है और ना ही डेप्यूटी स्पीकर जो हमारे डेप्यूटी स्पीकर है ना उनको चुना गया है, ना स्पीकर है उनको चुना गया है। तो जो नई लोकसभा है उसका पहला मीटिंग जो होगा उसकी अध्यक्षता करेगा कौन? पॉइंट बनता है कि ना स्पीकर चुने गए हैं ना डेप्यूटी स्पीकर चुने गए हैं, तो इनकी अध्यक्षता करेगा कौन? पॉइंट है। तो इसी पहला जो सत्र होता है यानी कि पहला जो मीटिंग होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करने के लिए ही राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। तो क्या आप समझ पाए कि जब हमारा नया लोकसभा का निर्माण होता है तो क्या होता है? नया लोकसभा का निर्माण हुआ तो ना स्पीकर चुने होंगे ना डेप्यूटी स्पीकर चुने होंगे, तो उस समय पहली जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रोटेम स्पीकर का। तो अभी आपको इतना पॉइंट समझ में आएगा। तो मान लीजिए जो हमारी 18वीं लोकसभा है इसके लिए प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ये एग्जाम में क्वेश्चन एकदम किसी ना किसी शिफ्ट में पूछने वाला सवाल है कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो आप लिख लीजिए भर्तृहरि मेहताब। कौन थे? भर्तृहरि मेहताब जी जो थे ये 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो भर्तृहरि मेहताब। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? चलिए कि सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य यूपी था। यूपी कितना सीट था? 80। और ऐसे भी राज्य हैं जिनमें मात्र एक लोकसभा सीट है। तो वो कौन कौन है? जिनमें केवल एक लोकसभा सीट है। एक लोकसभा सीट है। एक लोकसभा सीट वाले राज्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन है? पहला राज्य मिजोरम। तो लिखते जाइए आप, मिजोरम। उसके बाद कौन है? सिक्किम, पौंडीचेरी, पुडुचेरी और एक कौन सा राज्य है? तो मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी और एक राज्य है नागालैंड। मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी और नागालैंड। ये 4 राज्य हैं जिनमें मात्र एक लोकसभा सीट है। तो क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? आइए अब हम ये जो लोकसभा है इसके विशेष शक्ति के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? तो विशेष शक्ति के बारे में बात करते हैं। अब देखिए जो लोकसभा है इसके विशेष शक्ति के बारे में अगर बात करें तो कोई भी धन विधेयक होता है वो कहाँ आता है? तो पहले लोकसभा में आता है। कोई भी धन विधेयक पहले लोकसभा में आता है। तो लिखिए कोई भी धन विधेयक, आप लिखते जाइए, कोई भी जो धन विधेयक है वो पहले कहाँ आएगा? तो पहले वो लोकसभा में आएगा। लोकसभा में धन विधेयक पहले लोकसभा में आएगा। लोकसभा में आएगा राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि कोई भी जो धन विधेयक है ये पहले कहाँ आएगा? तो पहले ये लोकसभा में आएगा राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। अब देखिए कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करेगा? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यहाँ पे देखिए, यहां से उठाइए, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है?
तो इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर जो होता है यह निर्धारण करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अब देखिए, कोई पीएम हो गया या कोई मंत्री हो गया, पीएम या मंत्री जो हो गया, इसको हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव आता है वो कहाँ आता है? तो पीएम या मंत्री को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो आता है, अविश्वास प्रस्ताव, ये सबसे पहले कहाँ आएगा? अविश्वास प्रस्ताव जो है हमारा वो कहाँ आएगा? तो वो सबसे पहले लोकसभा में आएगा। कैसे आएगा? तो 50 एमपी के सिग्नेचर के साथ आएगा। किससे आएगा? सिग्नेचर के साथ आएगा। 50 एमपी के सिग्नेचर के साथ आएगा। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया कि पीएम हो गए या किसी मंत्री को हटाने के लिए जो भी हमारा ये क्या है अविश्वास प्रस्ताव आएगा वो कहाँ आएगा? तो सबसे पहले लोकसभा में आएगा 50 एमपी के साथ। अब देखिए, अब एक पॉइंट है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आर्टिकल 85 क्या है? आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 देखिए, तो आर्टिकल 85 कहता है, आर्टिकल 85 में संसद के सत्र के बारे में चर्चा की गई। किसके? संसद के सत्र के बारे में। अब मैंने आपको संसद बता दिया, लोकसभा बता दिया, लोकसभा बता दिया, राज्यसभा बता दिया। तो अब संसद के सत्र में दोनों शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, जो संसद का सत्र होता है आर्टिकल 85 में, इसमें संसद के सत्र के सत्राहूत के बारे में बात किया गया है, सत्रावसान के बारे में बात किया गया है। अब देखिए, सत्राहूत मतलब कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि सत्राहूत मतलब बुलावा होता है। बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। सत्रावसान, विघटन कौन कर सकते हैं? तो विघटन भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए, ये जो संसद का सत्र है आर्टिकल 85, तो इसमें एक पॉइंट जो एग्जाम में पूछता है, ये तो सभी जानते हैं, जो एग्जाम में पूछता है वो ये पॉइंट है कि जो संसद के सत्र को स्थगित कौन कर सकता है? संसद के सत्र को स्थगित कौन कर सकता है? तो स्थगित करने का पावर किसके पास है? स्थगित करने का पावर जो है उस संसद की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष के पास स्थगित करने की पावर है। पावर उस सत्र के अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष के पास है।